नमस्कार दोस्तों अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 3 में आपका पेपर लगता है MEC 106 लोक वित्त नाम से पेपर है, उसका हम पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपको तैयार करा रहे हैं। उसके ब्लॉक 1 के खंड 3 मतलब यूनिट 3 में आपको एक टॉपिक देखने को मिलता है जिसको हम बात करेंगे, जिसका नाम है सरकार की विफलता। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया हुआ है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी हम डाउट दूर करेंगे और साथ ही साथ आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों इसके अलावा हम BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, BA प्रोग्राम के और इसके अलावा MA इकोनॉमिक्स के जितने भी पेपर कंटेंट इग्नो के सिलेबस के हैं सभी के सभी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो बात कर रहे हैं सरकार की विफलता, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फेलियर। तो मैं आपको बता देता हूं कि बाजार विफलता और सरकार की विफलता का दोनों का मतलब अलग अलग है। बाजार विफलता उसे कहते हैं जब बाजार की शक्तियां यानी कि मांग और पूर्ति की शक्तियां सही से काम नहीं कर रही होती हैं तो सरकार के बाजार की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है। और आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकार इतनी शक्तिशाली और सक्षम होती है कि बाजार की विफलता को दूर कर सकती है और आवंटनों के कुशलतम प्रयोग को ला सकती है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला कि सरकार भी उतनी सक्षम नहीं होती है कि संसाधनों को सही तरीके से आवंटन कर सके, बल्कि कई बार सरकार का हस्तक्षेप आवंटन को और खराब कर देता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कई बार सरकार भी संसाधनों के सही से आवंटन करने में विफल हो जाती है और जो समस्या है उसको कई बार और विकट या विकराल कर देती है। इसी को बोलते हैं सरकारी विफलता। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि सरकारी विफलता उस स्थिति को कहते हैं जब सरकार की नीतियां या कार्यवाही आर्थिक समस्याओं को हल करने की बजाय नई समस्या पैदा कर देती है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए बेरोजगारी की समस्या है अर्थव्यवस्था में, बेरोजगारी की समस्या है। तो बेरोजगारी की समस्या क्यों है, एक बार हम एक एग्जांपल से मान लेते हैं। मान लीजिए ये श्रम की मांग है और ये श्रम की आपूर्ति है। अब इस केस में वेज रेट जो है वो मान लीजिए इतना है, वेज रेट इतना है, यानी कि इस वेज रेट पर समस्या ये है कि श्रम की आपूर्ति ज़्यादा है और श्रम की मांग कम है। मान लीजिए बेरोजगारी की समस्या देश के सामने पड़ रही है। अब इस स्थिति में सरकार क्या करती है, एक नया कानून लाती है, न्यूनतम मजदूरी कानून। न्यूनतम मजदूरी कानून लेकर आती है। तो न्यूनतम मजदूरी कानून लाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मजदूरों के हितों की रक्षा करना। लेकिन इसके बुरा असर दो तरीके से पड़ेगा। नंबर 1, एक तो जब न्यूनतम मजदूरी लागू हो जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई का मतलब है मजदूरी, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने की वजह से आपका जो विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार में कमी देखने को मिलेगी। दूसरा, बेरोजगारी और बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी। यानी कि श्रम बाजार में जब मांग और पूर्ति की शक्तियां मजदूरी डिसाइड कर सकती हैं, उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया है उसकी वजह से एक तरफ तो विदेशी व्यापार में कमी देखने को मिली, क्योंकि कीमत बढ़ने से हमारा जो निर्यात है वो अब कम हो गया, और साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या देखने को मिली, जिससे कि घरेलू अर्थव्यवस्था में भी मांग घट गई। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार हर जगह अगर रोल अच्छा प्ले कर पाए ये जरूरी नहीं है दोस्तों। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें बाजार की शक्तियों में अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है और ज्यादा विकट हो जाती है। यानी कि जितनी स्थिति पहले खराब थी उससे ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। इसको बोलते हैं हम सरकारी विफलता। यानी कि सरकारी विफलता उस स्थिति को कहते हैं जब सरकार की नीतियां या कार्यवाही आर्थिक समस्या को हल करने की बजाय नई समस्या पैदा कर देती है या पुरानी समस्याओं को और अधिक बढ़ा देती है। और यह तब होता है जब सरकार का हस्तक्षेप न तो कुशल होता है और ना ही न्याय संगत होता है। यानी कि सरकार चाहती थी बाजार में हस्तक्षेप करना, लेकिन बाजार में हस्तक्षेप करने की वजह से उसका हस्तक्षेप न तो पूरी तरीके से कुशल था न न्यायपूर्ण था, जिसकी वजह से सार्वजनिक संसाधनों का गलत तरीके से प्रयोग किया गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि बाजार विफलता का मतलब है कि जब बाजार में सरकार हस्तक्षेप करती है और संसाधनों के आवंटन को कुशलता पूर्वक प्राप्त करने में पूरी तरीके से फेल हो जाती है, बल्कि समस्या को कई बार और ज्यादा विकट कर देती है सरकार का हस्तक्षेप। इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं सरकारी विफलता।
आमतौर पर यह माना जाता था कि सरकार एक न्यायपूर्ण और सक्षम संस्था माना जाता था, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप अगर बाजार में कभी कोई दिक्कत है तो उसको आसानी से दूर कर सकता है। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में अर्थशास्त्रियों ने यह देखना शुरू किया कि सरकारें वास्तव में उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती जितना उसमें बताया जाता है, बल्कि कई सारे राजनीतिक और अधिकारी अक्सर जनहित की बजाय अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसके लिए काम कर रही है? आपको लग रहा है कि जनता के लिए काम कर रही है, बिल्कुल जनता के लिए नहीं काम कर रही। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता की कोशिश करता हूं, फिर से मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अब मान लीजिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में, यानी आम आदमी की सरकार में फ्री बस सर्विस शुरू की गई, फ्री बस सेवा। अब इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम उसके उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? क्या आपको लगता है इसका उद्देश्य जन कल्याण है, या आपको लगता है इसका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना है? क्या उद्देश्य रहा होगा? तो देखिए, आप कई लोग बोल सकते हैं कि जन कल्याण रहे होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि डीटीसी एक बहुत बड़े घाटे का सामना करना पड़ा इस स्कीम की वजह से। यानी कि बहुत सारी बसें जो आ सकती थी वो नहीं आएंगी, बहुत सारे जो इंप्रूवमेंट हो सकते थे वो नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो किसी एनपीओ मतलब एक तरीके से आप बहुत सारे काम कर सकते हो वो नहीं होंगे। यानी कि हालांकि फ्री बस सेवा शुरू की गई, लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो केवल और केवल चुनाव जीतना था। जन कल्याण करना का उद्देश्य अगर होता तो नई बसें खरीदी जाएंगी, नए रोड बनाए जाएंगे, ताकि अधिकतर लोगों को उसकी सुविधा का सामना करना पड़े या सुविधा मिल सके। लेकिन जिस तरीके की सरकार की नीतियां हैं, मैं केवल एक केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप देखोगे तो हर सरकार का उद्देश्य जो होता है वो आमतौर पर चुनाव जीतना होता है, और वो ऐसी नीतियां बनाता है जिससे चुनाव हो। यानी कि कई बार ये नीतियां कल्याण की अधिकतम स्तर को नीचे ले आती हैं, लेकिन क्योंकि कल्याण का मतलब केवल आपका या मेरे कल्याण से नहीं है, वो तो सामाजिक कल्याण की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये समझाने की कोशिश की गई है कि कई बार राजनीतिक और अधिकारी अक्सर जनहित की बजाय अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जैसे कि फिर से चुनाव जीतना या अधिक सत्ता प्राप्त करना। इस कारण कई बार गलत फैसले लिए जाते हैं, और इस गलत फैसले की वजह से सरकार पूरी तरीके से विफल हो जाती है। और इस अध्ययन है कि कैसे व्यक्तिगत फैसले वोटिंग के जरिए सामूहिक निर्णय हो और सामाजिक चयन सिद्धांत कहा जाएगा। तो दोस्तों, सोशल चॉइस थ्योरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और बताएंगे किस तरीके से सोशल चॉइस थ्योरी की वजह से भी मार्केट सिस्टम सही से काम नहीं करता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से बाजार विफल हो जाता है। उसमें सबसे पहला है लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आप देखिए, डेमोक्रेसी तो आप सबको लगता है डेमोक्रेसी बहुत अच्छी बात है। भाई, डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें जनता चुनाव करेगी और चुनाव करने के बाद वो निर्णय लेगी। तो हम यहाँ पे डेमोक्रेसी के कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था जिसमें जनता सीधे नीतियों का फैसला करती है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार फैसले नहीं करेगी, बल्कि हम वोट डालेंगे और वोट डालने के बदले फैसले लेंगे। अब मान लीजिए दो विकल्प हैं। अब यहाँ पे हम मान लीजिए दो विकल्प हैं, जैसे मान लीजिए दो विकल्प है। एक है मान लीजिए स्कूल खोलने का विकल्प है, और एक हॉस्पिटल, और 3,000 की जनसंख्या है। 3,000 की जनसंख्या है, तो जितने भी 1501 लोग जिसके नाम पे भी कर देंगे वो जीतेगा। यानी कि 1501 लोग कहेंगे स्कूल है तो स्कूल बनेगा, 1501 लोग कहेंगे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल बनेगा, जिसे हम बोलते हैं बहुमत का फैसला। बहुमत का फैसला। यानी कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर फैसला होगा, और अधिकतर जनता जिस चीज के लिए वोट डालेगी वह एक्टिविटी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि अधिकांश जनता चाहती है कि हॉस्पिटल बने तो हॉस्पिटल बनेगा, अधिकांश जनता चाहती है कि स्कूल बने तो स्कूल बनेगा। यानी कि जनता के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जनता क्या चाहती है। तो बहुत दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तब क्या हो जब विकल्प 2 से ज्यादा हो। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे किस तरीके से सरकार का हस्तक्षेप बाजार प्रक्रिया में फेल हो जाता है। तो यहां पे हमने एग्जांपल लिया जिसमें 3,000 वोटर है, जिसमें से 1,000 वृद्ध हैं, और डेफिनेटली जो वृद्ध हैं वो हॉस्पिटल चुनेंगे, हॉस्पिटल चाहेंगे। तो मान लीजिए 3,000 वोटर है, 3,000 में से 1,000 वृद्ध है, 1,000 युवा हैं। अब युवा जो है वो क्या चाहेंगे? युवा चाहेंगे स्कूल खुले,
1000 अन्य लोग हैं, हम मान लीजिए ये वो युवा हैं जिनकी अभी विवाहित नहीं है और ये चाहेंगे स्टेडियम बने। यानी कि अगर हम बात करें वृद्ध की, तो वृद्ध की फर्स्ट प्रायोरिटी है अस्पताल हो, सेकंड प्रायोरिटी स्टेडियम है और तीसरी प्रायोरिटी है स्कूल। जबकि युवा माता पिता की जो प्रायोरिटी है वो स्कूल सबसे नंबर 1 पर है, उसके बाद हॉस्पिटल है, उसके बाद स्टेडियम है। इसके अलावा अगर अन्य लोगों की बात करें तो सबसे पहले है स्टेडियम, उसके बाद स्कूल है, उसके बाद अस्पताल है। तो ये उनकी प्रायोरिटी है। अब देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर सबको एक एक वोट डाल दिया जाए तो इस केस में जो हॉस्पिटल की होगा, हॉस्पिटल, उसके लिए 1000 वोट पड़ेंगे, स्कूल के लिए 1000 वोट पड़ेंगे और स्टेडियम के लिए भी 1000 वोट पड़ेंगे। तो इस स्थिति में फैसला करना बहुत मुश्किल है। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हॉस्पिटल के लिए जो एग्जैक्ट वोट पड़े, हॉस्पिटल के लिए वोट पड़े वो पड़े 1005, स्कूल के लिए जो वोट पड़े वो पड़े 1002 और जो स्टेडियम के लिए पड़े वो मिले 993। हम ये मान के चल रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा वोट हॉस्पिटल के लिए बने, इसलिए हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ना तो स्कूल बनाया जाएगा, ना तो स्टेडियम बनाया जाएगा। यानी कि इस स्थिति में हम क्या बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। और हॉस्पिटल के पक्ष में कितने वोट पड़े, हॉस्पिटल के पक्ष में पड़े हैं 1005 वोट, लेकिन हॉस्पिटल के विपक्ष में कितने वोट पड़े, हॉस्पिटल के विपक्ष में पड़े हैं लगभग हमारे पास 1995 वोट। यानी कि विपक्ष में ज़्यादा वोट होने के बावजूद भी इतना जटिल प्रक्रिया हो गई है कि हमें हॉस्पिटल पे ही बनाना पड़ेगा। यानी कि इस स्थिति में आप देख पा रहे हो, तो आपने जो फैसला लिया है वो, हालांकि आपने किसके पक्ष में लिया है फैसला, आपने हॉस्पिटल के पक्ष में लिया है बहुमत के आधार पर जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुमत के जो फैसले वो गलत हो गए। यानी कि इस तरीके से ये फैसले सामाजिक कल्याण को अधिकतम नहीं करेंगे, जो कि सरकार का एक उद्देश्य है सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना। लेकिन इस टेबल के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों कि हालांकि सरकार का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है, लेकिन वोटिंग के माध्यम से आप जब 3 या 3 से ज़्यादा विकल्प हैं तो बहुमत के आधार पर आप सही फैसले का चुनाव नहीं कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों और भी विकल्प है। तो देखिए ये तो हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी समझा दिया है। हाँ, यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए जोड़ी बनाकर हम विकल्प दे रहे हैं। जोड़ी बना के विकल्प का मतलब है कि एक व्यक्ति 2 चीज़ों को चुन सकता है। तो देखिए ये क्या चुनेगा, ये जो वृद्ध लोग हैं ये चुनेंगे अस्पताल को और स्टेडियम को। तो अस्पताल के लिए 1000 वोट और स्टेडियम के लिए 2000 वोट हो गए। यानी कि टोटल मिलाकर, सॉरी मेरा मतलब दोबारा से समझाता हूँ, 1 मिनट बेटा। हाँ अच्छा, ये चुनेंगे स्कूल और अस्पताल को और ये चुनेंगे स्टेडियम और स्कूल को। अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि कुल मिलाकर अस्पताल के लिए कितने वोट आए, अस्पताल के लिए कितने वोट आए, अस्पताल के लिए जो वोट आए वो ये वाला वोट आएगा और ये वाला वोट आएगा, 2000 आएगा। स्कूल के लिए वोट कितने आए, स्कूल के लिए भी आप देख सकते हो, स्कूल के लिए जो वोट आए वो ये वाला और ये वाला आया, ये वाला और ये वाला, 2000 वोट आए। और स्टेडियम के लिए जो वोट आए वो भी आप देख पा रहे हैं 2000 वोट आए। यानी कि अल्टीमेटली आप सही फैसला ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि इस स्थिति में भी आप देख रहे हो कि एक तरफ आप देख रहे हो कि अस्पताल अच्छा है स्टेडियम से, स्कूल अच्छा है स्टेडियम अस्पताल से, और स्टेडियम अच्छा है स्कूल से। यानी कि इस स्थिति में अगर आप देखोगे तो इस स्थिति में ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, लेकिन ए सी से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी विजेता स्थिर नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप बहुमत के आधार पर फैसला लेते हो और आपके पास विकल्प 1 से ज़्यादा हैं तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते हो। यानी कि वोटिंग के माध्यम से अगर आप सोचते हो कि सही फैसले ले पाओ तो आप सही फैसले नहीं ले पाओगे। अब मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। मान लीजिए पहली पसंद को 3 अंक दे देते हैं, दूसरी पसंद को 2 अंक और इसको 1 अंक। तो यहाँ पे देखिए 1000 लोग ऐसे हैं जो इसको 3 अंक देंगे, 1002 और 1000 1 अंक देंगे। इसी तरीके से स्कूल को मिलेगा 1000 लोग 3 पॉइंट देंगे, अस्पताल को 1000 लोग 2 पॉइंट देंगे और स्टेडियम को 1000 लोग 1 पॉइंट देंगे। स्टेडियम को 3000 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि 3 पॉइंट मिल रहे हैं। स्कूल के लिए केवल 2 ही पॉइंट रहे, 1000 लोग 2 पॉइंट देंगे। यानी कि पॉइंट दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं।
1000 लोग 1 पॉइंट देंगे। तो इस स्थिति में देखो अस्पताल को कितने पॉइंट मिले, अस्पताल को कितने मिले, अस्पताल को मिले ये 3000, यहां मिले 2000 और यहां मिले 1000, यानी कि कुल मिलाकर आप देखिए 3, 2, 5 और 1 6000 वोट मिले, 6000 पॉइंट मिले। इसी तरीके से स्टेडियम को भी तो यही मिलेगा, स्टेडियम को यहां पे देखिए 2000 पॉइंट मिलेंगे, यहां पे स्टेडियम को 1000 पॉइंट मिलेगा और यहां पे स्टेडियम को 3000 पॉइंट मिलेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों बस यही है कि आप तकनीक कोई भी अपना लो, अलग अलग टेक्निक अपना लो, लेकिन जब तक आप बहुमत के आधार पर फैसले लोगे, ये फैसले सामाजिक कल्याण को अधिकतम नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार आप वही चुनोगे जो बहुमत में नहीं है। हालांकि आप ले रहे हो बहुमत का फैसला, लेकिन आप चुनोगे उसको जो बहुमत में नहीं है। यानी कि इस तरीके से दोस्तों हम समझते हैं कि हम जो नीतिगत निर्णय ले रहे हैं, चुनाव के आधार पर जो फैसले ले रहे हैं, उसमें से कोई ना कोई एक एजम्पशन है जो कि लागू नहीं होगी, यानी कि हम सही फैसले नहीं ले पाएंगे दोस्तों। इसी को एरो इम्पॉसिबल थ्योरम के नाम से जाना जाता है। एरो इम्पॉसिबल थ्योरम के ऊपर हम अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो जब हम प्लेलिस्ट बनाएंगे तो हम उसको ऐड कर देंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एरो इम्पॉसिबल थ्योरम कहता है कि जब विकल्प 3 या अधिक हों तो कोई भी वोटिंग प्रणाली हमेशा निष्पक्ष और सुसंगत निर्णय नहीं दे सकती है। यानी कि जब विकल्प 3 या उससे अधिक हों तो कोई भी प्रणाली आपको एक निष्पक्ष फैसला नहीं दे सकती है। तो इसी को दोस्तों एरो का इम्पॉसिबल थ्योरम का नाम से जाना जाता है। और ये माने कि इसमें से कोई ना कोई एक वायलेट जरूर होगा। सभी वोटर का विकल्प को स्पष्ट रूप से रैंक हो रहे, यानी कि आपने अगर सभी विकल्पों को रैंक कर दिया है तो आप कभी भी सही फैसला नहीं ले सकते हो। या तो आप रैंक मत करो, उनसे ऐसे फैसला ले लो। किसी 2 विकल्प की तुलना किसी तीसरे विकल्प से प्रभावित ना हो। कोई विकल्प जिसमें किसी को लाभ हो और किसी को हानि ना हो तो उसे चुना जाए। कोई एक व्यक्ति निर्णय करता ना हो, यानी कि कोई तानाशाह ना हो। यानी कि इन चारों स्थितियां दी गई हैं, तो कोई ना कोई एक स्थिति ऐसी है जो वायलेट होगी ही होगी। ऐसी कोई भी वोटिंग प्रणाली नहीं हो सकती जो हमेशा निष्पक्ष और सुसंगत परिणाम प्रदान करे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि सरकार अगर कोई फैसला लेते समय वोटिंग प्रणाली का यूज करती है और विकल्प 3 से ज्यादा हैं, तो सरकार द्वारा लिया गया फैसला हमेशा सुसंगत हो, जरूरी नहीं है, बल्कि अधिकांश केसों में वह तर्कहीन होगा, सुसंगत नहीं होगा दोस्तों। यानी कि देश में बीजेपी को 36% वोट मिले और बीजेपी सत्ता में है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बीजेपी भारत में सबसे पसंदीदा पार्टी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बाकी की पार्टियों में बीजेपी सबसे ज्यादा पसंदीदा पार्टी है। ये बेसिकली इसका ये मतलब हुआ। ठीक है जी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने समझा। दूसरा है हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र बहुत आसान प्रणाली है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से ही भारत में सभी फैसले लिए जाते हैं। हम क्या करते हैं, राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मान लीजिए मैं यूपी में रहता हूँ, तो यूपी में हम क्या करते हैं, वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद हम क्या करेंगे, सरकार बना देंगे। अब सरकार हमारी तरफ से फैसले लेगी, यानी कि जो भी फैसला लेना है, चाहे वो सही हो गलत हो, वो जनता के प्रतिनिधि लेंगे। हालांकि 5 साल बाद हमारे पास ये अधिकार है कि अगर उन्होंने सही फैसले नहीं लिए तो हम उनको जमीन पे उतार देंगे। यानी कि सत्ता में बने रहने के लिए जरूरी है कि उन्होंने हमारे लिए फैसले जो लेने हैं वो सही तरीके से लेने हैं। यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ समय के लिए यह अधिकार देती है कि वे उनके लिए निर्णय लें। किनके लिए, जिन्होंने, जनता ने जिनको वोट डाली है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र से अलग है, क्योंकि यहाँ हर मुद्दे पर जनता खुद वोट नहीं करती, बल्कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में नेता और राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य अक्सर समाज की भलाई नहीं होता। देखिए यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि हालांकि हमें लगता है कि भाई हमने जो चुना है वो जनता सरकार को चुन रही है, इसलिए सरकार को जनता के लिए फैसले लेने चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि सरकार जब फैसले लेती है तो पार्टियां नीतियां बनाती हैं चुनाव जीतने के लिए, ना कि चुनाव जीतती है नीतियां बनाने के लिए। ये बातें डाउन्स के द्वारा की गई हैं। यानी कि राजनीतिक पार्टियां अपने वोटरों को देखती है कि कौन सा वोटर उनकी नीतियों से ज्यादा प्रभावित है। अब अगर मान लीजिए देश में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, और यूपी की सरकार को लगता है कि सुरक्षा करने से
मतलब एक तरीके से घरों को बुलडोजर चलाने से या इस तरीके की सुरक्षा करने से जनता प्रोत्साहित होती है, जनता को वोट डालती है, तो डेफिनेटली वो इस तरीके की नीति अपनाएगी। मैं यहाँ पे इसके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार जो भी नीति अपनाती है वो इस बात को फैसला लेती है कि जनता इसको वोट डालेगी कि नहीं डालेगी। अगर सरकार को लगता है कि इस नीति का पालन करने से जनता वोट, चाहे वो सामाजिक कल्याण के लिए क्यों ना हो, मतलब कोई नीति ऐसी है जो सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर जनता उसके लिए वोट नहीं डालेगी तो सरकार कभी भी ऐसे फैसले नहीं लेगी। और अगर कोई ऐसी नीति है जिससे सामाजिक कल्याण नहीं होगा, भविष्य कल्याण नहीं होगा, देश का कल्याण नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी नीति से जनता वोट डालती है तो सरकार इस तरीके की नीति लेंगी। दोस्तों मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार जो वोट डालती है वो मीडियन वोटर के आधार पर डालती है। मीडियन वोटर का मतलब ये हुआ कि जो औसत वोटर है उसके आधार पर डालती है। अब जैसे मान लीजिए देश की जनता में अधिकतर लोग गरीब हैं, तो सरकार जो आम आदमी पार्टी ने किया था वो यही तो किया था कि उनको पता था कि अधिकांश लोग गरीब हैं, मीडियन वोटर जो है उसका गरीब है, तो उन्होंने जो भी फैसले लिए वो गरीबों के लिए। हालांकि गरीबों का इससे हित हुआ या नहीं हुआ ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे कि देश की अर्थव्यवस्था पर या देश की राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हर चीज आप फ्री में बांटोगे तो रोड बनाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, सड़कों के लिए पैसा नहीं बचेगा, तो ये सब चीजें आपको दोस्तों समझनी पड़ेगी। यानी कि मीडियन वोटर प्रमेय का विचार आता है जिसके अनुसार अगर दो पार्टियां हों, मतलब और चुनाव दो मुद्दों पे लड़ा जाए, गरीबी हटाने पर, तो वो पार्टी जीतेगी जो गरीबी हटाने में लोगों के ज्यादा करीब हो। लेकिन वास्तविक जीवन में मुद्दे दो से ज्यादा होते हैं, 2, 3, 4 होते हैं, जैसे स्वास्थ्य है, रक्षा है, शिक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है। अब अधिकांश जनता किसको पसंद करती है इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। और आमतौर पर ये भी आपको याद रखना है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ये हालांकि मीडियन वोटर तो इनका मुद्दा तो ये है स्वास्थ्य सुरक्षा, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में जो पैसे लेती हैं ये पूंजीपतियों से लेती हैं, जिसको क्रोनो कैपिटलिज्म कहा जाता है, घनिष्ठ कैपिटलिज्म कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए एक राजनीतिक पार्टी है, मान लीजिए हम देश की बात करें तो बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, हम 3 पार्टी लेके चल रहे हैं। अब ये तीनों पार्टियां जो है वो राजनीतिक चंदा लेती हैं, नैतिक चंदा लेती है। अब डेफिनेटली चंदा लिया, मान लीजिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए कंपनियों से, चाहे पार्टी कोई भी जीते, लेकिन कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो तीनों को पैसा दे देती है। इसको मान लीजिए 100 करोड़ दिया, इसको 80 करोड़ दे दिया, इसको 50 करोड़ दे दिया, ताकि कोई भी सरकारी दल इनके खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन न ले, और जो भी पार्टी सत्ता में आए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, तो जो कंपनी चंदा दे रही है उसको इसका बेनिफिट मिले, उसको उसका नुकसान ना हो। तो इस तरीके से दोस्तों राजनीतिक पार्टियां करती हैं, सॉरी जो पूंजीपति है वो करते हैं। पूंजीपति और राजनीतिक पार्टियों में गठबंधन बनाते हैं और ऐसे नीतियां और नियम बनाते हैं जो पूंजीपतियों के लिए हितकर हो, न कि आम जनता के लिए। आम जनता के लिए तो केवल उतनी नीतियां बनाई जाती हैं ताकि आम जनता उनको लगातार वोट डाल सके, किसी भी तरीके से वोट डालने पर वो उनको मना ना करे। तो बेसिकली ये दोस्तों कंसेप्ट है पूरा का पूरा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगला आपको बता देते हैं नौकरशाही और अक्षमता, यानी कि लोकतंत्र अक्षमता में नौकरशाही सरकार को एक स्थायी अंग देती है। देखिए नौकरशाही का मतलब मैं आपको बता देता हूं, ब्यूरोक्रेसी भी बाजार सरकारी विफलता का एक कारण है। ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उनका बेसिकली उद्देश्य जो होता है वो होता है अपनी पावर को इकट्ठा करना, यानी कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून, देखिए काम तो उनका ये होता है कि सरकार ने जो कानून बनाए उनको पास करना और समय समय पर नियम और दिशा निर्देश तैयार करना, और साथ ही साथ जनहित की और विकास से संबंधित जो भी पॉलिसी है वो बनाना। निष्कासन एक नामक के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने किताब लिखी थी इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। उसके थ्रू उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि सरकारी विभाग अक्सर कुशल नहीं होते क्योंकि उनका उद्देश्य जन कल्याण नहीं होता बल्कि अपने बजट को बढ़ाना होता है। इसके लिए हम आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल आसानी से भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी नगर निगम में एक विकास विभाग है जिसका काम है कचरा उठाना, सफाई करना और कचरे का निपटान करना। तो निजी कंपनियों की तरह इनका उद्देश्य भी अपने बजट को अधिकतम करना होता है। जैसे निजी कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए काम करती हैं, वैसे ही ये जो सरकारी विभाग है
इनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरीके से अपने काम को बड़ा चढ़ा के दिखाएं, जितना हो सके सरकार से बजट एलोकेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय रखें, अपने 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 जो संगठन है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड क्रिएट करें। तो इसकी वजह से ये ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा काम करते हैं जितना ऑप्टिमम की ज़रूरत है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमारा है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, यानी कि कचरा उठाने वाली गाड़ी से इतना सोशल बेनिफिट होगा, ऐसे मान लीजिए। ये उनकी एवरेज कॉस्ट है जो उठाने की आ रही है, ये उनकी मार्जिनल कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट। अगर वो मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे फैसला लेते तो इतना आउटपुट होता इस लेवल पे, लेकिन वो मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे फैसला लेना है कि एवरेज कॉस्ट के बेस पे फैसला लेते हैं, यानी कितने उनकी कॉस्ट आ रही है। तो इसका मतलब है कि इतना हमारा एक्सेस आउटपुट है, और ये TSR ये वाला, ये हमारी एक तरीके से आप कह सकते हो लॉस है, डेड वेट लॉस है, महाभार की हानि, वेलफेयर का लॉस हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी हैं वो उनका उद्देश्य अपने बजट को अधिकतम करना है। बजट को अधिकतम करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हैं और MCMR अप्रोच के थ्रू काम ना करके AC और MB अप्रोच के थ्रू काम करती है। यानी कि एक फर्म उतना आउटपुट करती चली जाए, मतलब एक तरीके से ये वाला जो स्थिति है ये आपकी लॉस, डेड वेट लॉस को दिखाने की कोशिश करती है। चैप्टर को कंप्लीट करते हुए दोस्तों बता देते हैं, एक रेंट सीकिंग बिहेवियर होता है, यानी कि कई बार कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां सरकार से लॉबिंग करती हैं, सरकार के अधिकारियों से रिश्वत देती हैं, अपना प्रचार करती हैं और इस तरीके की कोशिश करती हैं कि सरकार के जो फैसले हैं वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों के हित में हो, और अल्टीमेटली जो बाजार है, जो सरकारें हैं वो सही फैसले नहीं लेती हैं, बल्कि सरकारें इन लॉबी के चक्कर में आकर, और कई जगह तो लॉबिंग करना लीगल है, हमारे इंडिया में तो लॉबिंग लीगल नहीं है लेकिन कई जगह लीगल भी है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां लॉबिंग के माध्यम से, रिश्वत के माध्यम से ऐसी नीतियों को बनाने में सफल हो जाती है जो जनता के लिए या समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होती, बल्कि उन कंपनियों के लिए कल्याणकारी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकारी का फैलाव, सरकारी संस्थाएं और नौकरशाही अक्सर अपना अपना आकार बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ज़्यादा विभाग, ज़्यादा कर्मचारी होने से वो अधिक शक्ति, संसाधन और नियंत्रण मिलेंगे। हैंगर बढ़ती हुई नौकरशाही को नियंत्रित करके कई देशों ने कानून बनाए, जैसे भारत में भी बात करें तो भारत में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट बिल है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि कई बार सरकारें फिजूल खर्ची करती हैं, कई बार सरकारें, क्योंकि सरकार को पता है कि अल्टीमेटली उनके पास पैसा आ ही जाएगा, चाहे वो घाटे का बजट अपना के क्यों ना हो, तो सरकारें कई बार इतनी फिजूल खर्ची कर देती हैं, इतनी फिजूल खर्ची कर देती है कि देश की अर्थव्यवस्था को उसका परिणाम महंगाई से दोस्तों उठाना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझा कि अल्टीमेटली बाजार विफल क्यों होता है, सरकार विफल क्यों होता है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।